Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of strategic management. In today's lecture, we will discuss upon the next tool for internal environmental analysis, and this is popularly known as the resource based view or RBV. इसे हम RBV या रिसोर्स बेस्ड व्यू के नाम से जानते हैं. The resource-based view of the organization is a strategy for achieving competitive advantage that emerged during the 1980s and 1990s, following the works of academics and businessmen such as Birger, Werner Felt, Prahlad and Hamel, Grant and Spender. यानी कि 1980s और 1990s में कुछ पर्टिकुलर एकेडमिक्स और बिजनेसमैन ने अपनी वर्किंग को फॉलो किया, जैसे कि बिर्जर, वर्नर फेल्ट थे इसमें, प्रहलाद, हैमल, ग्रांट, स्पेंडर, ये कुछ पर्टिकुलर नेम्स हैं जिनके अंडर में इस पर्टिकुलर वर्क को फोकस किया गया था और एक रिसोर्स बेस्ड व्यू के कॉन्सेप्ट को या टूल को डेवलप किया गया था. ये वो पर्टिकुलर स्ट्रेटजी होती है जिसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को अचीव करने के पॉइंट ऑफ व्यू से फोकस किया जाता है. इस थ्योरी का कोर आइडिया है कि कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जब अपने कॉम्पिटिटिव बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करती है तो उसको स्टडी करने की जगह उसे क्या करना चाहिए, अपने रिसोर्सेज और पोटेंशियल जो उसके पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं उन्हें फोकस करना चाहिए. क्योंकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन एक कॉम्पिटिटिव एज को गेन करना चाहती है, मार्केट के अंदर अपने कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को इंक्रीज करना चाहती है. तो इसके लिए ऑब्वियसली ये कॉम्पिटिटिव बिजनेस एनवायरनमेंट को प्रॉपर्ली लुक आफ्टर करती है. लेकिन ये जो टूल है ये कहता है कि किसी भी कंपनी को अपने कॉम्पिटिटिव बिजनेस एनवायरनमेंट को इसके लिए देखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, एनालाइज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बल्कि इसकी जगह जो ऑर्गेनाइजेशन है उसे ये देखना चाहिए कि पहले से ही उसके पास कौन कौन से रिसोर्सेज और पोटेंशियल अवेलेबल है जिसके बेसिस पर वो प्रॉपर्ली अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लॉइट कर सकती है. अकॉर्डिंग टू रिसोर्स बेस्ड व्यू, क्या है इस थ्योरी का मेन कॉन्सेप्ट? इट इज सिग्निफिकेंट इजियर टू एक्सप्लॉइट न्यू अपॉर्चुनिटीज यूजिंग रिसोर्सेज एंड कॉम्पिटेंसीज दैट आर ऑलरेडी अवेलेबल rather than having to acquire new skills, traits or functions for each different opportunity. यानी कि इस थ्योरी का कहना है कि अगर आप नई अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लॉइट करना चाहते हो तो उसकी जगह आप नए स्किल्स, ट्रेड्स और फंक्शंस को डेवलप मत करो, बल्कि जो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल रिसोर्सेज और कॉम्पिटेंसीज हैं उनको आप और ज़्यादा फोकस करो और उसके बेसिस पर नई अपॉर्चुनिटीज़ को प्रॉपर एक्सप्लॉइट करो, क्योंकि ऐसा करना आसान होता है. यानी कि अगर डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज मार्केट में अवेलेबल हैं उसके अकॉर्डिंग आप नए स्किल्स, ट्रेड्स और फंक्शंस को अगर एक्वायर करते हैं तो उसके कंपैरिजन में जो रिसोर्सेज और कॉम्पिटेंसीज आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं उनका प्रॉपरली यूटिलाइजेशन करो और उसके बेसिस पर अपॉर्चुनिटीज़ को प्रॉपरली एक्सप्लॉइट करो. ये कहना है इस थ्योरी का, यानी कि रिसोर्स बेस्ड व्यू का. ये जो पर्टिकुलर रिसोर्सेज हैं ये आरबीवी मॉडल के मेन फोकस हैं और इसी वजह से जो इसके सपोर्टर्स हैं इस थ्योरी के वो ये आर्ग्यूमेंट देते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी डेवलपमेंट के समय पर या उसके टाइम पर इन पर्टिकुलर रिसोर्सेज और कॉम्पिटेंसीज को प्रॉपरली प्रायोरिटाइज किया जाना जरूरी है, जिससे कि जैसे ही कोई अपॉर्चुनिटी अवेलेबल हो तो इन कॉम्पिटेंसीज, इन रिसोर्सेज के बेसिस पर अपॉर्चुनिटीज को प्रॉपरली एक्सप्लॉइट किया जा सके. हियर आई एम शोइंग यू अ प्रॉपर फ्रेमवर्क for resource based view, how it works.
The resource-based view relies on two type of resources. The first one is the tangible assets and second one is the intangible assets. इसके साथ साथ ये पर्टिकुलर मॉडल या टूल डिफाइन करता है कि ये जो दो रिसोर्सेज हैं ये दोनों ही रिसोर्स दो एजम्पशंस को फुलफिल करते हैं. द फर्स्ट एजम्पशन इज दैट बोथ दीज रिसोर्सेज मस्ट बी हेट्रोजेनस एंड बोथ दीज रिसोर्सेज मस्ट बी इमोबाइल. और इसके साथ साथ ये जो रिसोर्सेज अवेलेबल है फर्म के पास दे हैव VRIO एट्रीब्यूट्स. और अगर इनके पास VRIO एट्रीब्यूट्स होंगे तो ये बन जाते हैं VRIO रिसोर्सेस. VRIO फ्रेमवर्क जैसा कि हमने इसको प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस करा था, तो वो पर्टिकुलर VRIO एट्रीब्यूट्स यानी कि वैल्यूएबल, रेयर, इमिटेट, कॉस्टली टू इमिटेट और ऑर्गेनाइज्ड, ये चारों एट्रीब्यूट अगर होंगे इस पर्टिकुलर रिसोर्स के अंदर तो ये कहलाएगा VRIO रिसोर्स. और अगर ये VRIO रिसोर्स बन जाता है तो इसका मतलब द कंपनी इज हैविंग अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज विच इज सस्टेन्ड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. सो दिस इज द वर्किंग ऑफ रिसोर्स बेस्ड व्यू. अब इसको हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहले बात करेंगे हम अबाउट द टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. यानी कि RBV मॉडल में दो टाइप के मेन रिसोर्सेज को कंसीडर किया गया है या दो टाइप के मेन असेट्स को कंसीडर किया गया है. और कंपनी के अंदर जितने भी अकाउंटेंट्स हैं या जो फाइनेंशियल स्पेशलिस्ट हैं इनको इन पर्टिकुलर असेट्स के रिगार्डिंग प्रॉपर नॉलेज होनी जरूरी होती है. ये कहता है ये RBV मॉडल. अब ये दो असेट्स कौन कौन सी है? पहली आपके पास टेंजिबल असेट्स, दूसरी आपके पास इंटेंजिबल असेट्स. पहले बात करेंगे टेंजिबल असेट्स की. टेंजिबल असेट्स में हम फिजिकल असेट्स या फिजिकल थिंग्स को इंक्लूड करते हैं जैसे कि प्रॉपर्टी है, लैंड, प्रोडक्ट्स, कैपिटल. इन्हें हम टेंजिबल असेट्स की कैटेगरी में रखते हैं. ये वो पर्टिकुलर रिसोर्सेज हैं जिनको आसानी से मार्केट से परचेज किया जा सकता है और इसी वजह से ये लिटिल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को ऑफर करते हैं, क्योंकि जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी इस टाइप की आइडेंटिकल असेट्स को क्विकली एक्वायर कर सकती हैं, परचेज कर सकती हैं जब कभी भी उनको इसकी रिक्वायरमेंट होगी. इसी वजह से ये जो टेंजिबल असेट्स है ये किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए लिटिल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ऑफर करती हैं. दैट इज क्लियर. अब हम बात करते हैं सेकंड असेट्स की. दीज आर नोन एज द इंटेंजिबल असेट्स. ये वो पर्टिकुलर आइटम्स होते हैं या वो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिनकी कोई भी फिजिकल वैल्यू नहीं होती है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के पास अगर ये अवेलेबल होती हैं तो प्रॉपरली क्लेम कर सकती है ऑर्गेनाइजेशन और इसके बेसिस पर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को भी प्रॉपरली गेन किया जा सकता है. जैसे कि कंपनी की रेपुटेशन है, गुडविल है, ट्रेडमार्क्स हैं या फिर उसकी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम इंटेंजिबल असेट्स में काउंट करते हैं. और इसके बेसिस पर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से प्रॉपरली डिफ्रेंशिएट भी कर सकती है, क्योंकि इन पर्टिकुलर इंटेंजिबल असेट्स को एक सिग्निफिकेंट पीरियड ऑफ टाइम के पॉइंट पर बिल्टअप किया जाता है, क्योंकि इनको फॉर्म करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा वर्किंग लगती है और एक ही दिन में ये डेवलप नहीं हो पाते हैं, बल्कि एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में इनको डेवलप किया जाता है. और ये वो पर्टिकुलर असेट्स होती हैं जिनको कोई भी कॉम्पिटिटर मार्केट से परचेज नहीं कर सकता. यानी कि ये वो पर्टिकुलर असेट्स है जिनको अर्न किया जाता है, इनको मार्केट से परचेज नहीं किया जा सकता है टेंजिबल असेट्स की तरह, बल्कि इनको प्रॉपरली अर्न किया जाता है और उसके लिए प्रॉपरली वर्किंग को फोकस किया जाता है. ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में स्टे करती हैं और इसके एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के मेन सोर्स की तरह बिहेव भी करती हैं. यानी कि फर्म के लिए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को गेन कराने में ये इंटेंजिबल असेट्स अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं. ठीक है. अब ये दो असेट्स की बात हो गई, टेंजिबल असेट्स और इंटेंजिबल असेट्स की. अब इन दोनों असेट्स के रेफरेंस में जो रिसोर्स बेस्ड व्यू है वो दो सिग्निफिकेंट और क्रिटिकल एजम्पशंस को फोकस करता है. और ये दोनों एजम्पशंस क्या है? द फर्स्ट एजम्पशन इज दैट बोथ द असेट्स मस्ट बी heterogeneous. This is the very first major assumption and it is
that resources, skills and capabilities must vary significantly from one organization to another. यानी कि जो रिसोर्सेज अवेलेबल है या स्किल्स अवेलेबल है, कैपेबिलिटीज अवेलेबल है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के कंपैरिजन में टोटली वेरी करनी चाहिए, डिफरेंशिएटेड होनी चाहिए. अगर सारी ऑर्गेनाइजेशंस के पास एग्जैक्टली सेम सेट ऑफ रिसोर्सेज और इंडिविजुअल्स की अवेलेबिलिटी होगी तो फिर ये किसी भी तरीके से वेरिंग स्ट्रेटजीज को एम्प्लॉयड नहीं कर सकेंगे. और अगर ऐसा नहीं होगा तो इनके बीच में किसी भी टाइप का कोई भी कंपटीशन नहीं होगा, क्योंकि जो बाकी की ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो स्टेप वाइज स्टेप एक दूसरे को प्रॉपरली फॉलो करने में कामयाब हो जाएंगी. लेकिन अगर रिसोर्सेज में, स्किल्स में, कैपेबिलिटीज़ में डिफ्रेंसिएशन होगा, अगर ये हेट्रोजीनस नेचर के होंगे तो उस केस में हर फर्म की स्ट्रेटजी भी अलग होगी और इस तरीके से उस डिफ्रेंशिएटेड स्ट्रेटजी के बेसिस पर आप अपने आप को मार्केट में आगे रख सकते हैं, क्योंकि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव सिचुएशन कभी भी मार्केट में लाई नहीं करती है. क्लियर? सेकंड एजम्पशन इज दैट इज इमोबाइल. आरबीवी का या रिसोर्स बेस्ड व्यू का सेकंड एजम्पशन है कि जो रिसोर्सेज हैं वो इमोबाइल होते हैं, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में ये फ्रीली मूव नहीं कर पाते हैं और इसी वजह से जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो राइवल ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को क्विकली रेप्लिकेट करने में कामयाब नहीं हो पाती हैं और इसी वजह से सेम स्ट्रेटजीज को प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता. अगर आप रिसोर्सेज को मूव करा लेते एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, तब तो आप सेम स्ट्रेटजीज को इंप्लीमेंट करने में कामयाब हो सकते थे. लेकिन ये आरबीवी ये एज्यूम करती है कि जो रिसोर्सेज है वो इमोबाइल हैं और इसी वजह से एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में रिसोर्सेज को आसानी से या फ्री वे में मूव नहीं किया जा सकता. क्लियर? इन दोनों एजम्पशन के साथ साथ आरबीवी मॉडल ये प्रिस्क्राइब करता है कि जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उनके अंदर VRIO के जो 4 रिक्वायरमेंट्स है वो प्रॉपरली अवेलेबल होने चाहिए. तो हम अब डिस्कस करेंगे अबाउट द VRIO फ्रेमवर्क. आपके पास हेट्रोजेनियस और इमोबाइल रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस को ये एंश्योर कर देते हैं. लेकिन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को सस्टेन करने के लिए ये अलोन सफिशिएंट नहीं है और इसी वजह से बॉर्ने 1991 में बॉर्ने के द्वारा जो VRIO फ्रेमवर्क को डेवलप किया गया था उसको भी इंक्लूड किया गया है आरबीवी एनालिसिस में और ये कहा गया कि अगर रिसोर्सेस इसके अकॉर्डिंग 4 रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट कर देते हैं तो इसका मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सस्टेन्ड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को प्रॉपरली गेन कर पाएगी. तो क्या क्या है ये चारों पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स VRIO के अकॉर्डिंग? द फर्स्ट वन इज द वैल्यूएबल, यानी कि जो रिसोर्स आपके पास अवेलेबल है या कैपेबिलिटीज या स्किल्स अवेलेबल है वो वैल्यूएबल होनी चाहिए. वैल्यूएबल का मतलब है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कस्टमर्स को प्रोडक्ट्स और सर्विसेज सप्लाई किए जा रहे हैं वो प्रॉपरली कस्टमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी वैल्यू को इंक्रीज कराने वाले होने चाहिए. अगर कोई भी रिसोर्स इस पर्टिकुलर कंडीशन को मीट आउट नहीं करता है तो इसका मतलब यू आर एट अ कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेज. लेकिन अगर आपके पास ये पर्टिकुलर एडवांटेज है, ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, देन यू लुक फॉर द सेकेंड रिक्वायरमेंट. सेकेंड रिक्वायरमेंट इज रेयर. रेयर का मतलब क्या है? अगर आपके पास ऐसा रिसोर्स अवेलेबल है जो केवल और केवल आपके द्वारा ही एक्वायर किया जा रहा है या फिर बहुत ही कम ऑर्गेनाइजेशंस के पास वो रिसोर्स कैपेबिलिटी या स्किल अवेलेबल है और जो डिमांड में भी है, तो इसका मतलब द रिसोर्स इज कंसीडर्ड रेयर. लेकिन अगर सारी फर्म्स सेम रिसोर्सेज को रखती हैं, सेम कैपेबिलिटीज को रखती हैं
इट मीन्स दैट इट रिजल्ट इन द कॉम्पिटिटिव पैरिटी, यानी कि हर किसी के पास वो रिसोर्स की अवेलेबिलिटी है, यानी कि वो रेयर नहीं है। अगर रिसोर्स रेयर है तो फिर आप थर्ड रिक्वायरमेंट को देखते हो। थर्ड रिक्वायरमेंट क्या है? लो इमिटेबिलिटी, यानी कि जो रिसोर्स आपके पास अवेलेबल है, वैल्यूएबल है, रेयर है, और उसके साथ साथ इसको बाकी फर्म्स के द्वारा कॉपी किया जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर वो कॉपी करने की कोशिश भी करती है तो ये इतना ज़्यादा कॉस्टली है कि वो इसको अफोर्ड नहीं कर सकती हैं। तो हम कहेंगे कि आपके रिसोर्स की इमिटेबिलिटी बहुत लो है, उसको कॉपी किए जाने के चांसेस बहुत कम हैं, और इस तरह से आप एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को गेन कर लेते हो। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आप कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेज को गेन कर लेते हो। तो ये आपके पास जो एडवांटेज है वो टेम्पररी है, और एक टाइम के बाद बाकी ऑर्गेनाइजेशन इसको कॉपी कर लेंगी तो ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज फिनिश हो जाता है। वैल्यूबिलिटी, रेयरिटी, लो इमिटेबिलिटी, ये तीन पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट जब आप कंप्लीट कर लेते हो, देन यू मूव टू द फोर्थ वन, एंड दिस फोर्थ वन इज द ऑर्गेनाइज्ड टू कैप्चर वैल्यूज। Resources finally conveyed a sustained competitive advantage if the organization, its system and its processes are designed to exploit the resources to its fullest। यानी कि अगर आपके पास रिसोर्स अवेलेबल है जो वैल्यूएबल भी है, रेयर भी है, और हाई कॉस्ट ऑफ इमिटेबिलिटी के साथ में अवेलेबल है, और उनको प्रॉपरली एक्सप्लॉइट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन, उसके सिस्टम और उसकी प्रोसेसेस को डिज़ाइन कर रखा है, तो इसका मतलब फाइनली आप एक सस्टेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को गेन कर चुके हो उस रिसोर्स कैपेबिलिटी या स्किल के रेफरेंस में। तो इस तरीके से आप VRIO फ्रेमवर्क की चारों रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं अबाउट द फाइनल कंक्लूजन ऑफ RBB मॉडल एंड फाइनल एनालिसिस ऑफ RBB मॉडल। ओनली व्हेन ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स आर फुलफिल्ड can one gain a sustained competitive advantage and can innovate and get ahead in the market। यानी कि अगर कोई भी पर्टिकुलर रिसोर्स या कोई भी पर्टिकुलर कैपेबिलिटी या स्किल ऐसी है जो इन चारों फैक्टर्स को या चारों रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर देती है, तो इसका मतलब जो फर्म है उसने एक सस्टेन्ड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को गेन कर लिया है, जिसके बेसिस पर वो इनोवेटिव वे को फोकस करते हुए मार्केट में सबसे आगे रह सकती है। यानी कि अगर RBB मॉडल को यूज़ करते हुए कोई भी फर्म अपने एडवांटेज को मैक्सिमाइज करना चाहती है तो उसके लिए एक पर्टिकुलर प्रोसेस को यहाँ फोकस किया जाता है, जैसा कि हमने अब तक स्टडी किया है। सबसे पहले तो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने पोटेंशियल की रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करती है। पोटेंशियल की रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करने के बाद वो इवेल्युएट करती है कि जो रिसोर्सेज है वो VRIO क्राइटेरिया को प्रॉपरली फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर प्रॉपरली फुलफिल कर रहे हैं तो फिर इसके अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इन रिसोर्सेज को डेवलप करती है और नर्चर करती है, उनकी नर्चरिंग करती है जो इन क्राइटेरिया को प्रॉपरली फुल्ली फोकस कर रहे होती है, और इस तरीके से एक सस्टेन्ड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को गेन करते हुए मार्केट में सबसे आगे रहती है। ओके, सो दिस इज अबाउट द रिसोर्स बेस्ड व्यू मॉडल। थैंक यू।